जमाली साहब के जाते ही अली मुराद ने पूछा, साईं ये क्या चक्कर है, ये जमाली कहाँ से मिल गया था आपको? मैंने हंसकर कहा, जरा सांस तो लेने दो, सब कुछ बता दूंगा। वो बोला, वैसे अभी किसी भी वक्त बड़े साईं भी आने वाले हैं। अभी आपने बेल बजाई थी तो मैं समझा था कि बड़े साईं आ गए। अली मुराद ने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलते हुए कहा। फिर वो तैमूर से बगलगीर हो गया। बोला, साईं माफ करना, कामरान साहब से बातों में ध्यान ही नहीं रहा। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसा बदअखलाक आदमी है। फिर उसने बुलंद आवाज में किसी को पुकारा। अरे छोरा। फौरन ही एक मुलाजिम ड्राइंग रूम में आ गया। अली मुराद बोला, बाबा जल्दी से नाश्ता तैयार करवाओ, मेहमान आए हैं। मैंने कहा, नाश्ते को छोड़ो, हम लोग बस अभी जाएंगे। मैं चाहता हूं कि बाबा साईं के आने से पहले यहां से चला जाऊं, वरना फिर मैं यहीं फंस जाऊंगा। अली मुराद बोला, साईं अब तो आप फंस ही चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले बड़े साईं आपको बहुत याद कर रहे थे। अब वो सुनेंगे कि आप आए थे और उनसे बगैर मिले चले गए तो मुझसे नाराज होंगे, बल्कि उन्हें अफसोस ज्यादा होगा इस बात का। अभी उसकी बात पूरी हुई ही थी कि बरामदे में लगी हुई कॉल बेल चीख उठी। अली मुराद चौंक कर बोला, लें वो बड़े साईं आ गए। ये कहकर वो बाहर की तरफ चला गया। मैं उठकर टहलने लगा। बाबा साईं से मिले हुए एक अरसा बीत गया था। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि इस दौरान मैं उनकी बिल्कुल खबर न ली। इसी शर्मिंदगी की वजह से मैं उनका सामना नहीं करना चाह रहा था। तैमूर भी कुछ मुस्तरिब नजर आ रहा था। वो शायद इससे पहले बाबा साईं से नहीं मिला था। शाजिया रूठी रूठी सी कमरे के एक गोशे में बैठी हुई थी। शायद वो इस बात पर नाराज थी कि यहाँ पहुंचकर मैं उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर चुका था। अली मुराद वापस आया तो उसके साथ जमाली को देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे पहली दफा उसके रवैये पर झुंझलाहट हुई। वो किसी तरह मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। मैंने अपनी झुंझलाहट पर काबू पाकर नर्म लहजे में कहा, दोबारा कैसे जहमत की जमाली साहब? जमाली ने कहा, शुक्र है कि तुम कहीं निकले नहीं। पीटर अभी थोड़ी देर पहले वहां से निकला है। वहां से निकलकर वो अमेरिकन सिफारत खाने की तरफ गया है। मेरा एक आदमी उसके पीछे लगा हुआ है। मेरे पास यहाँ का फोन नंबर नहीं था, वरना मैं ये इत्तला तुम्हें फोन पर ही दे देता। मैं झपट कर खड़ा हो गया। कहा, इसका मतलब है कि हम खामखा यहाँ वक्त जाया कर रहे हैं। जमाली ने हंसकर कहा, आराम से बाबा, आराम से। मैं जरा फोन करके मालूम कर लूं कि पीटर अब भी वहीं है या वहां से निकल गया है। उसने टेलीफोन सेट अपनी तरफ खिसकाया और नंबर डायल करने लगा। सिलसिला मिलने पर वो बोला, हाँ बाबा क्या खबर है? अच्छा कब? ठीक है, गुलाम रसूल से कहो उस पर नजर रखे। उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और मुझसे बोला, पीटर फिर इंडियन हाई कमीशन चला गया है। तुम परेशान मत हो, मेरे आदमी वहां मौजूद हैं। मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा, फिर मैं कुछ देर आराम कर लूं। रात भर का जागा हुआ हूं, कुछ देर कमर सीधी कर लूं। ये कहते साथ ही मैंने तैमूर को आंख मार दी। जमाली एक मर्तबा फिर जाने को तैयार हो गया। बोला, चाय फिर कभी पीऊंगा, अभी मुझे बहुत काम है। ये कहकर वो उजलत में बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने तैमूर से कहा, मुझे तो दाल में कुछ काला महसूस हो रहा है। जमाली का दोबारा यहाँ आना, फिर फोन पर अपने आदमी से बात करना। क्या उसका आदमी सड़क पर टेलीफोन लगाए बैठा हुआ है? उन दिनों मोबाइल फोन पाकिस्तान में उतने आम नहीं थे। तैमूर ने कहा, मेरी छठी हिस्स भी किसी खतरे की निशानदही कर रही है। शाजिया ने पहली मर्तबा जबान खोली। उसने कहा, मेरा ख्याल है कि पीटर सिरे से वहां मौजूद ही नहीं है, या फिर जमाली हमें डबल क्रॉस कर रहा है। मैंने कुछ सोच कर कहा, अली मुराद तुम बाहर जाकर इर्द गिर्द का जायजा लो। मुझे शुबा है कि जमाली ने मेरी निगरानी के लिए अपना कोई आदमी यहाँ छोड़ा होगा। अली मुराद उसी वक्त उठकर बाहर निकल गया। तैमूर ने मुझसे कहा, यार इस बुढ़े ने तो उलझा कर रख दिया है, समझ में नहीं आता कि ये आखिर चाहता क्या है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। कमरे में थोड़ी देर के लिए गंभीर खामोशी तारी हो गई। थोड़ी देर के बाद अली मुराद लौट आया और उसने बताया कि तुम्हारा शुबा गलत है, बंगले के आसपास तो कोई भी नहीं है। फिर वो पुरख्याल अंदाज में बोला, वैसे ये जमाली आदमी ज्यादा भरोसे के काबिल नहीं है, इसीलिए इसकी कभी बड़े साईं से भी नहीं बनी। मुझे याद आ गया कि जमाली बाबा साईं के आने की खबर सुनकर घबरा गया था। तैमूर ने उकता कर कहा, खैर जो होगा देखा जाएगा। मैंने उलझ कर कहा, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? तैमूर बोला, मेरी नजर में एक हल है, इंडियन हाई कमीशन की तरफ तुम्हारी बजाय मैं जाऊं। मैंने कहा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो बोला, इससे ये फर्क पड़ेगा कि अगर तुम्हारे लिए कोई खतरा होगा तो तुम महफूज रहोगे। मैंने झुंझला कर कहा, ये क्या बात हुई? खतरा तो मेरे लिए हर जगह है, तो क्या मैं किसी कमरे में बंद होकर बैठ जाऊं? मैं एक मर्तबा फिर टहलने लगा। अली मुराद ने कहा, साईं ऐसा करते हैं कि तभी हॉर्न की आवाज सुनकर उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। फिर चौंक कर बोला, शायद बड़े साईं आ गए। ये कहता हुआ वो तेज तेज कदम रखता हुआ कमरे से निकल गया। फिर फौरन ही मेन गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही गाड़ियों के इंजन की आवाज गूंजने लगी। बाबा साईं वाकई आ गए थे। मैं तैमूर और शाजिया को वहीं छोड़कर बरामदे में आ गया। बाबा साईं पोर्च में अपनी टोयोटा क्राउन से उतर रहे थे। मुझे देखकर उनकी आंखों में खुशी की चमक लहराई। मैं दौड़कर उनसे लिपट गया। उन्होंने शफकत से मेरी पुश्त पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसा है कामरान बेटा?
मैंने कहा, आप कैसे हैं बाबा साईं, कितने कमजोर हो गए हैं आप। वो हंसकर बोले, हमारा तो बेटा बुढ़ापा है, कमजोर तो होना ही है। हम बातें करते हुए अंदर आ गए। तैमूर और शाजिया ने उन्हें बहुत अदब से सलाम किया। बाबा साईं ने उनके सलाम का जवाब देकर सवालिया अंदाज से मेरी तरफ देखा। मैंने तैमूर और शाजिया का तारुफ करवाया। बाबा साईं ने कहा, अच्छा तुम हो तैमूर, कामरान से तुम्हारा बहुत जिक्र सुना है। फिर वो हंसकर बोले, बाबा तुम दोस्त हो इसके, तुम इसे समझाओ अब ये आवारागर्दी छोड़ दे और आराम से टिक कर एक जगह बैठे, शादी वादी करे और गोठ आकर जमींदारी संभाले। मगर मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक बेटा अल्लाह ने वापस ले लिया, दूसरा बेटा हमें घास नहीं डालता। ये नालायक आज कितने साल के बाद मेरे पास आया है। मैंने नजरें झुकाकर कहा, बाबा साईं मैं जरा अपनी उलझनों से फारिग हो जाऊं, फिर आपके पास ही रहूंगा। बाबा साईं खफगी से बोले, अरे बाबा कौन सी उलझने हैं जो तू मुझसे छुपाता है, तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बता, मैं अभी इतना मुर्दार नहीं हुआ हूं, तेरे दुश्मनों का साया भी नहीं पड़ने दूंगा तुझ पर। बाबा साईं न जाने कब के भरे बैठे थे, वो बोलने पर आए तो बोलते ही चले गए। इस बात से मैं बचना चाह रहा था। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोले, ये समझता है कि मैं इसकी तरफ से बेखबर रहता हूँ, हालांकि मैं इतना बेखबर भी नहीं हूँ। फिर वो अचानक मेरी तरफ घूमे, बोले, बाबा तेरा उस जमाली से क्या ताल्लुक। मैंने कहा, वो बाबा साईं वो मुझे कराची में मिला था। फिर मैंने मुख्तसर अल्फाज में उन्हें जमाली के बारे में बता दिया। बाबा साईं के लहजे में तलखी आ गई। बोले, अव्वल नंबर का 420 है वो आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। मैंने आहिस्ता से कहा, कुछ शुबा तो मुझे भी है बाबा साईं, वो यहाँ भी आया था। बाबा साईं ने चौंक कर मुझे देखा, फिर तल्ख लहजे में बोले, उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि उसने मेरे घर में कदम रखा। मैंने जल्दी से बोला, उसे मालूम नहीं था कि ये आपका घर है। बाबा साईं ने मुझे घूरते हुए कहा, खैर अब तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने कहा, ठीक है बाबा साईं, मगर मुझे 2-4 दिन की मोहलत तो दें, मैं अपने रुके हुए काम तो पूरे कर सकूं। उन्होंने कहा, वो काम यहाँ रहकर भी पूरे हो सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है बाबा साईं, मैं यहीं रहूंगा। मैंने उस वक्त उनसे बहस करना मुनासिब न समझा। कुछ देर के बाद बाबा साईं उठ खड़े हुए और बोले, तुम आराम करो, मैं 1-2 जरूरी काम निपटा लूं। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। कमरे में हम तीनों रह गए। अली मुराद भी न जाने कहाँ मसरूफ था। शाजिया पुरख्याल लहजे में बोली, आप कितने खुशकिस्मत हैं कामरान साहब, इतने मोहब्बत करने वाले लोग तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो ठीक ही कह रही थी, इतने मोहब्बत करने वाले तो खुश नसीबों को ही मिलते हैं। मैं नासिर का सिर्फ दोस्त ही तो था, वो भी मेरी ही वजह से मारा गया था। बाबा साईं की जगह कोई और होता तो मेरी सूरत देखना भी गवारा न करता। मगर बाबा साईं न सिर्फ मुझे बर्दाश्त कर रहे थे, बल्कि बेटों से बढ़कर चाहते थे। तैमूर किसी सोच में गुम था। वो अचानक मुझसे बोला, यार कामरान, पहले हम किसी तरह ये तो मालूम करें कि ग्लोरिया भी पीटर के साथ है या वो वहां अकेला ही है। इस तरह हमारा काम आसान हो जाएगा। शाजिया ने पूछा, वो कैसे? तैमूर ने घूर कर शाजिया को देखा। उसे शायद शाजिया की मुदाखलत गिरां गुजरी थी। उसने कुछ कहने का इरादा किया, फिर सख्ती से होंठ भींच लिए। मैंने जल्दी से कहा, तुम्हारा कहना तो ठीक है, मगर ये कैसे मालूम किया जाए कि ग्लोरिया वहां है या नहीं? फिर मैं हंसकर बोला, पहले तो हमें इस बात की तस्दीक करना है कि वहां पीटर भी मौजूद है या नहीं। तैमूर ने बेजारी से कहा, ड्राइंग रूम में बैठने की बजाय अगर हम कुछ देर आराम कर लें तो अच्छा है। मैंने मुलाजिम को आवाज देकर बुलाया, उससे पूछा, हमारे कमरों की सफाई हो गई हो तो हम कुछ देर आराम करेंगे। उसने बताया कि आपके कमरे तो उसी वक्त साफ कर दिए गए थे जब आप यहाँ आए थे। फिर वो हमें कमरों तक ले गया। कॉरिडोर में आमने सामने 6 कमरे थे। बाबा साईं का बेडरूम आखिरी सिरे पर था। हमारे कमरे सामने वाली रॉ में थे। मैं अपने कमरे में जाकर बेड पर नीम दराज हुआ ही था कि तैमूर आ गया। उसका मूड उस वक्त भी ऑफ था। वो आते ही बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम उस लड़की को साथ साथ क्यों घसीटते फिरते हो। मैंने हंसकर कहा, क्या कह दिया उस लड़की ने? तैमूर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, कहेगी क्या? यही क्या कम है कि वो हर वक्त हम पर मुसल्लत रहती है। आखिर क्या फायदा है उसकी मौजूदगी का? उल्टा हमें ही उसकी फिक्र करना पड़ती है। मैंने कहा, सारी बात यह है कि उस वक्त शाजिया ने बातचीत में मुदाखलत कर दी। तैमूर बोला, बात उस वक्त की नहीं है, कल जब तुम उसे मेरे साथ छोड़ गए थे उसी वक्त से मुझे उस पर गुस्सा है। खुद को अक्ले कुल समझती है, मुझसे हमेशा ऐसे बात करती है जैसे मैं उसका मातहत हूँ। ग्लोरिया का तस्करा तमस्खराना अंदाज में करती है। मैंने कहा, ये तुम भी जानते हो कि मैं उसे साथ नहीं लाया, मैं खुद परेशान हूँ, उसे आज ही वापस भेज दूंगा। तैमूर ने चौंक कर मुझे देखा, बोला, तो क्या तुम मुस्तकिल यहीं रहोगे? मैंने जवाब दिया, ये मैंने कब कहा है, मैं तो उस तरीके पर गौर कर रहा हूँ जिसके जरिए पीटर के बारे में तस्दीक की जाए। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, सिफारत खानों में निचला स्टाफ उमूमन पाकिस्तानी ही होता है, न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी मुलाजिम से राब्ता करना पड़ेगा जो अंदर की खबरें हमें दे सके। तैमूर ने तंजिया अंदाज में कहा, और वो आपके पूछते ही एकदम बता देगा। मैंने कहा, पूरी बात सुने बगैर कोई राय कायम मत करूं,
हम उसे जबान खोलने पर मजबूर कर देंगे। तैमूर बोला, तुम्हारा मतलब है कि? मैंने कहा, हाँ, मेरा मतलब है कि घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। तैमूर बोला, फिर मैं अभी मालूम किया लेता हूँ कि स्टाफ में मुसलमान कितने हैं और वो कहाँ रहते हैं। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। बमुश्किल 2 मिनट के बाद वो वापस आया। उसके हाथ में टेलीफोन डायरेक्टरी थी। फिर हम दोनों ही डायरेक्टरी पर झुक गए। जल्द ही हमने एक वीजा ऑफिसर का इंतखाब कर लिया। उसका नाम जगमोहन था। मैंने बिला तामुल हाई कमीशन का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से एक दिलकश निस्वानी आवाज सुनाई दी। नमस्ते सर, इंडियन हाई कमीशन। मैंने खुश अखलाकी से कहा, देवी जी जरा जगमोहन से बात करवाइए, मैं सुरेश वर्मा बोल रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जगमोहन लाइन पर था। वो अपनी मकरूह आवाज में बोला, हेलो, जगमोहन स्पीकिंग। मैंने कहा, मिस्टर जेएम, मैं सुरेश वर्मा बोल रहा हूँ, मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी काम है। जगमोहन ने कहा, तो फिर ऑफिस आ जाइए। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं वहां नहीं आना चाहता, फोन पर मैं वजाहत भी नहीं कर सकता। इतना बता दूं कि बात आपके फायदे की है, कई $1000 का फायदा है। जगमोहन बोला, मगर मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं मिस्टर गुप्ता से बात किए लेता हूँ। ये नाम भी मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी में ही देखा था। आखिर जगमोहन ने हथियार डालते हुए कहा, मैं आपसे 2 बजे कैफे ग्रैंड में मिलने को तैयार हूँ। मैं नेवी ब्लू सूट में हूँगा, टाई सुर्ख होगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उस वक्त 11:30 बजे थे। मेरे पास काफी वक्त था। मैंने तैमूर से कहा, तुम मोहम्मद अली सोसाइटी जाकर नजीर को बताओ, मैं जगमोहन को लेकर 3 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। तैमूर बोला, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। हो सकता है वो बनिए की औलाद अपने साथ कुछ और लोगों को भी ले आए और वो उससे दूर रहकर उसकी निगरानी करें। तैमूर की बात ठीक थी, वाकई जगमोहन ऐसा कर सकता था। लंच टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए कैफे ग्रैंड में रश भी नहीं था। मुझे वहां पहुंचने में 6-7 मिनट की ताखीर हो चुकी थी, मगर मैं जानता था कि जगमोहन लाखों रुपए की खातिर आधे घंटे तक इंतजार कर सकता है। मैंने कैफे में दाखिल होकर वहां मौजूद लोगों पर नजर डाली, मगर जगमोहन मुझे दिखाई न दिया। मैंने एक ऐसी टेबल का इंतखाब किया जहां से मैं कैफे के दोनों दाखिली दरवाजों के साथ साथ पूरे हॉल का जायजा ले सकूं। मैं और तैमूर अलहदा-अलहदा यहाँ पहुंचे थे। तैमूर के शाने पर उसका मखसूस शोल्डर बैग झूल रहा था, गोया वो यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था। तैमूर अपने हुलिये से मिस्कीन सा कोई सयाह लग रहा था। वो हॉल के दूसरे सिरे पर बैठा हुआ था। अचानक दरवाजा खुला और नेवी ब्लू सूट और टाई में मलबूस एक आदमी कैफे में दाखिल हुआ। वो दरमियाने कद और ढीले ढाले जिस्म का मालिक था। उसकी रंगत गहरी सांवली थी। नेवी ब्लू सूट उस पर बहुत अजीब लग रहा था। उसके कोट के उभार से अंदाजा हो रहा था कि वो मुसल्लाह है। उसने मोहतात अंदाज में हॉल का जायजा लिया और आहिस्ता आहिस्ता एक खाली मेज की तरफ बढ़ गया। मैंने चंद मिनट इंतजार किया, फिर अपनी जगह से उठकर जगमोहन की तरफ बढ़ा। मैं उसके नजदीक पहुंचा तो उसने मुश्तबा अंदाज में मुझे देखा। मैंने आहिस्ता से कहा, मिस्टर जगमोहन। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठिए प्लीज। मैंने कहा, मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है, वैसे भी यहाँ बात करना ठीक नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं। आप मेरी गाड़ी में बैठे, हम चलते फिरते बात कर लेंगे, फिर मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। वो तजब्जुब के आलम में बोला, आखिर बात क्या है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आपके फायदे की ही बात है, आइए बाकी बात गाड़ी में करेंगे। मैं एकदम दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मैंने उसे सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। वो भी अपनी सीट से खड़ा हो गया। बाहर निकलने से पहले मैंने तैमूर को देखा, वो भी अपनी नशिस्त छोड़कर खड़ा हो गया था। मैं बाबा साईं की लैंड क्रूजर ले आया था। ये गाड़ी बंगले में खड़ी थी। मैंने एहतियातन उसकी नंबर प्लेट्स तब्दील कर दी। मैंने गाड़ी का रुख क्लिफ्टन की तरफ कर दिया। जगमोहन बहुत मुस्तरिब था और बार बार घूमकर पीछे दिख रहा था। पुल क्रॉस करने के बाद मैंने जगमोहन से कहा, मिस्टर जगमोहन, आजकल एक अमेरिकन तुम्हारे हाई कमीशन में मुकीम है, मुझे उसकी जरूरत है। जगमोहन सख्त लहजे में बोला, तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मैंने कहा, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि मुझे उस अमेरिकन की जरूरत है। उसके बदले मैं तुम्हें 10 लाख अमेरिकन डॉलर्स दूंगा। वैसे तो मैं उसे 10 करोड़ की ऑफर भी कर सकता था, मुझे कौन सा अदायगी करनी थी। जगमोहन बोला, मगर वो गुप्ता साहब का मेहमान है। मैंने कहा, मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो किसका मेहमान है, तुम्हें 10 लाख डॉलर्स किस बात के दिए जाएंगे? जगमोहन बड़बड़ाकर बोला, बहुत मुश्किल है। मैंने जेब में हाथ डाला और नोटों की एक गड्डी निकालकर उसकी गोद में फेंक दी। मैंने कहा, काम मुश्किल है, जब भी तो इतनी बड़ी रकम दी जा रही है। फिर मैंने चौंक कर कहा, उस अमेरिकन के साथ कोई लड़की भी है? वो बोला, वो एक लड़की को भी लाया है, मगर ऐसा लगता है जैसे वो लड़की कैदी हो। उस अमेरिकन ने तो यही बताया है कि लड़की का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। फिर वो चौंक कर बोला, मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, मुझे अमेरिकन के बारे में पूरी मालूमात करना है, ये भी देखना पड़ेगा कि लड़की कौन है। मगर मुझसे तुमने सिर्फ अमेरिकन की बात की है, लड़की इसमें शामिल नहीं है। मैं दिल ही दिल में हंसा, गोया जगमोहन ने मेरा फेंका हुआ कांटा निगल लिया था। वो अब खुलकर बात करने पर आमादा था। बोला, पेमेंट किस तरह होगी?
मैंने बेनियाजी से कहा, इस हाथ दे उस हाथ ले। वो बोला, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि काम होने के बाद तुम मुकर नहीं जाओगे? मैंने बेपरवाही से कहा, कोई गारंटी नहीं है। उससे जो कुछ मालूम करना था वो तो मैं मालूम कर ही चुका था। अब न तो वो पीटर को मेरे हवाले कर सकता था, न ही मैं उसे कोई रकम देने के मूड में था। जगमोहन ने बदले हुए लहजे में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, मेरा मतलब यही है कि इस सिलसिले में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। तुम्हें मेरी जबान पर भरोसा करना पड़ेगा। वो सर्द लहजे में बोला, तो फिर इस सिलसिले को यहीं खत्म समझो और मुझे वापस छोड़ दो। मैंने गाड़ी को यू टर्न देने के लिए सड़क के किनारे रोक लिया। अकबनुमा आईने में मुझे तैमूर की गाड़ी दिखाई दी। वो भी हमसे कुछ फासले पर रुक गया था। जगमोहन बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, तुमने खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया। मैंने उसे घूर कर देखा, कहा, वक्त तो तुमने मेरा बर्बाद किया है, अब मुझे किसी और से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जगमोहन तंजिया अंदाज में बोला, इस खुशफहमी में मत रहना, तुम उस अमेरिकन की गर्द को भी नहीं पहुंच सकोगे। मैंने घूर कर उसे देखा, कहा, क्या कहना चाहते हो? वो बोला, मैं उस अमेरिकन को बता दूंगा कि कुछ लोग तुम्हारी तलाश में हैं। मैंने सर्द लहजे में कहा, ऐसी कोई बात नहीं करोगे तुम, वरना खामखा जान से जाओगे। उसने भी उसी लहजे में कहा, देखा जाएगा, तुम मुझे यहीं उतार दो। ये कहकर उसने दरवाजा खोलना चाहा। वो हरामजादा अचानक मेरे लिए खतरा बन गया था। दिल तो चाह रहा था कि उसे गोली मारकर यहीं फेंक दूं, मगर इस भरी पूरी सड़क पर यह भी मुमकिन नहीं था। यहां से जाते ही वो पहला काम ये करता कि न सिर्फ पीटर को बल्कि हाई कमीशन के दूसरे अफराद को भी मेरे बारे में बता देता। फिर वाकई मैं पीटर की गर्द को भी ना पहुंच सकता। ये सारे ख्यालात बिजली के कौंधे की तरह आकर गुजर गए। मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और दोस्ताना लहजे में कहा, अरे यार, तुम तो नाराज हो गए, चलो बैठो, मैं तुम्हें वापस वहीं छोड़ दूं। वो बोला, मुझे यहाँ से टैक्सी भी मिल जाएगी। वो अकड़ा जा रहा था। दिल तो चाह रहा था कि घूंसा मारकर उसका मकरू थोबड़ा तोड़ दूं, मगर मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त किया। कहा, अब गुस्सा थूक दो, हम कैफे में एक कप चाय पियेंगे और बिजनेस की बात करेंगे। लगता है तुम्हें पेमेंट की गारंटी देना ही पड़ेगी। मैं चाह रहा था कि मुझे कुछ वक्त मिल जाए ताकि मैं उस हरामजादे का कोई बंदोबस्त कर सकूं। वो बोला, अपनी गारंटी अपने पास रखो और मेरा हाथ छोड़ो। उसने यूं कहा जैसे जाहिल बीवियां शौहरों से रूठती हैं। उसने झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने इस दफा खुशामदाना लहजे में कहा, अरे मेरी बात तो सुनो। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसे तोड़ फोड़ कर रख दूं। उसने उतरने की कोशिश की तो मैंने एक मरतबा फिर उसका हाथ पकड़ लिया। वो डपट कर बोला, हाथ छोड़ो मेरा हराम के पिल्ले। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर एकदम बगली होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। उससे मुझे इस फुर्ती की तवक्को नहीं थी। मेरा दिल चाहा कि उसी रिवॉल्वर की नाल उसके मुंह में ठूंस कर पूरे रिवॉल्वर की गोलियां उसके हलक में उतार दूं, मगर मैं सिर्फ सोच कर रह गया। हरामजादे ने मुझे जिच करके रख दिया था। मैंने एकदम पैंतरा बदला और खौफजदा नजराने की अदाकारी करते हुए कहा, अरे अरे क्या करते हो, गोली चल जाएगी, इसे जेब में रख लो, देखो, अब इसे मेरे सामने से हटा लो। मेरी हालत देखकर जगमोहन ने जोरदार कहका लगाया और हंसते हुए बोला, साला चूहा, रिवॉल्वर देखकर दम निकला जा रहा है और बने फिरते हैं गैंगस्टर। वो चंद लम्हे गोया मेरी हालत से महसूस होता रहा, फिर हंसकर बोला, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम मुझे वापस वहीं छोड़ दो, वहां मेरा स्कूटर खड़ा है। मैंने भरपूर अदाकारी करते हुए कहा, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था, मगर इस रिवॉल्वर को तो हटाओ। वो तहक्कुमाना लहजे में बोला, तुम गाड़ी चलाओ। कमबख्त मुझे बिल्कुल ही उल्लू का पट्टा समझ रहा था। मैं अगर वापस जाता तो रोड पर यहाँ से भी ज्यादा रश होता। मैं वापसी पर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं उसे छोड़ने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता था। अब मुझे जो कुछ करना था यही करना था। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके गियर में डाली और एकदम एक्सेलरेटर देकर ब्रेक दबा दिया। वो झटके से डैशबोर्ड पर गिरा। मैंने झपट कर उसका रिवॉल्वर छीन लिया। उसके साथ ही मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मैंने सर्द और सफाक लहजे में कहा, खामोशी से बैठे रहो। मैंने रिवॉल्वर की नाल उसके पेट में घुसा दी। कहा, वरना अभी तुम्हारी आंतें बाहर निकल आएंगी। उसके चेहरे पर मौत की सर्दी छा गई और वो यूं गुमसुम होकर बैठ गया जैसे उसका दम निकल गया हो। उसकी जगह कोई और होता तो शायद उसे काबू करना मुश्किल होता। ड्राइविंग करने वाला किसी को गन पॉइंट पर रख ही नहीं सकता था, मगर वो तो बिल्कुल मुर्दों की तरह बैठा हुआ था। मैं तेज रफ्तारी से साहिल समंदर की तरफ जा रहा था। 3 तलवार वाले राउंड अबाउट पर घूमते हुए बाईं तरफ से एक तेज रफ्तार कार मेरे सामने आ गई। मैंने उसे बचने के लिए स्टीयरिंग दाईं तरफ किया तो उस तरफ जाने वाली कार से टकरा गया। दूसरी गाड़ी की मामूली सी रगड़ लगी, मगर वो मुझे छोड़ने के मूड में नहीं था। मैंने वहां से निकलना चाहा तो कुछ फासले पर खड़े हुए ट्रैफिक सार्जेंट ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने उसे नजरअंदाज करके गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा दी। मैंने अकबनुमा आईने में देखा, सार्जेंट अपनी हैवी मोटरसाइकिल पर गोली की तरह मेरे पीछे आ रहा था। वो सार्जेंट मुझे कभी नहीं पकड़ सकता था, मगर जगमोहन की मुसीबत मेरे साथ लगी हुई थी। मैंने सार्जेंट से वहीं पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया और गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। सार्जेंट एकदम मेरे बराबर आ गया और चीख कर बोला, गाड़ी रोको। मैंने जगमोहन से कहा, मैं गाड़ी रोक रहा हूं, मगर किसी किस्म की चालाकी मत दिखाना, वरना सार्जेंट की परवाह के बगैर मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
मैं जेब में से भी तुम्हारा निशाना ले सकता हूँ। मैंने गाड़ी साइड पर रोक दी। सार्जेंट ने अपनी मोटरसाइकिल मेरी गाड़ी के सामने खड़ी की और मेरे पास आकर बोला, गाड़ी से नीचे उतरें। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतरा ही था कि जगमोहन हलक फाड़ कर चीखा, बचाओ बचाओ।